गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम अपना जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उस लेक्चर में हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके थे। द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने रिसोर्स की डेफिनेशन देखी और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सेकेंड थिंग हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज है, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इन दो पॉइंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट, मींस रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों रिक्वायर्ड है या रिसोर्स डेवलपमेंट में होता क्या है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। देन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मींस ह्यूमन बीइंग अपने लालच की वजह से लगातार रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइज करता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्स जो है वो खत्म होने की कगार पे है। तो इसीलिए हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है। तो वो ऐसे कौन से स्टेप्स है जिनके माध्यम से हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। उसके बाद हम लैंड एज ए रिसोर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लैंड भी एक लिमिटेड रिसोर्स है जो लगातार उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, तो उसे कैसे कंजर्व करना है ये सब डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन सोइल एज ए रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल, एंड जो चैप्टर का लास्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। ये बाकी बचा हुआ पार्ट है जो कि इस चैप्टर में डिस्कस करना है। आज देखते हैं कि हम कितना कर सकते हैं। Now, first of all, we will discuss about the development of resource. आज तक जितनी भी बार आपको बताया गया है हमेशा ये बात बोली गई है रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है, क्या रिसोर्स वास्तव में फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? एनी स्टूडेंट रेज योर जस्ट ओनली हैंड, रेज योर हैंड। 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपसे डिस्कस किया गया था, इसके अलावा 7th में भी 6th में भी हर बार आपको यही बात बोली जाती है कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पहला क्वेश्चन यही है, क्या रिसोर्सेज वास्तव में फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? कोई क्वेश्चन नहीं है? यस यस समीर। ओके, इसका आंसर नो होगा। रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रीजन बता देता हूं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एयर, सनलाइट, इनका हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं एंड दे आर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। हम उनको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर कह सकते हैं। बट अगर हमें किसी अदर रिसोर्स को वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट करना है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन होगा, हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, मनी की रिक्वायरमेंट है। तो इस आधार पे हम ये कहेंगे कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। अगर हम आज तक यही बात डिस्कस किए हैं कि रिसोर्सेज आर जस्ट ओनली फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बट ये कंसेप्ट गलत है। रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, उन्हें एक वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग को इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसके पास कोई भी एक चीज ना हो ना तो वो किसी भी थिंग को वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो यही कारण है कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। उनको वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट करना वो ह्यूमन बीइंग का काम है। ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग को एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स मान सकते हो, कुछ रिसोर्सेज को आप फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मान सकते हो, बट मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है वो आपके फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग ने क्या देखा कि शुरुआती दौर में हमें सारी की सारी चीजें अर्थ से मिलती है, हमें नेचर से मिल रही है। तो ह्यूमन बीइंग ने उसका क्या किया, इनडिस्क्रिमिनेट मैनर से यूज करना शुरू कर दिया, केवल अपने लालच के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सबसे पहले प्रॉब्लम ये हुई कि जो ये रिसोर्सेज है वो जस्ट ओनली कुछ फ्यू इंडिविजुअल पीपल के लालच की वजह से लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं, और कुछ रिसोर्स आज खत्म होने की कगार पे भी हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब हमने स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ वहां पर बात कर रहे थे, तो वहां पर डिस्कस किया था कि पीपल लगातार उसका यूज करते जा रहे हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बनने में
टाइम लगता है मिलियंस ऑफ ईयर, और हमारा जो कंज्यूम करने का पेस है वो बड़ा तेज है, जिसकी वजह से वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता, और बैलेंस मेंटेन ना होने की वजह से जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम अगर हम बात करते हैं, जो रिसोर्सेज है दे आर जस्ट ओनली एक्यूमुलेटेड ओनली फ्यू हैंड्स, मींस उनका यूज केवल कुछ ही व्यक्ति सोसाइटी में करते हैं। एक बहुत बड़ा सेगमेंट, एक लार्ज सेगमेंट इनसे वंचित रह जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हैव्स और नॉट हैव। इसका मतलब है रिच एंड पुअर। इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर जो है अब एक नया डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया, एक नया डिस्टिंग्विश क्रिएट हो गया, वो है आपका पुअर एंड रिच का। ये प्रॉब्लम भी हमारी सोसाइटी में इसी की वजह से प्रिवेल है, क्योंकि हम लगातार इनडिस्क्रिमिनेट मैनर से इन फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जिसे हम बात करते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, उनकी वजह से क्रिएट हुई है। सेकंड, नेक्स्ट थिंग, अनसिस्टेमेटिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जो कि पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है, ये सब जो है वो सब अनसिस्टेमेटिक यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से क्रिएट हुआ, क्योंकि हम लगातार नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्ट नहीं है, वो इंटरफियर है। ठीक है, और जब कभी भी हम नेचर से इंटरफियर करते हैं ना, तो नेचर हमेशा उसका बदला जरूर लेती है। ठीक है, जस्ट ओनली एक छोटी सी बीमारी आप सबके सामने आई, उसकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी जो ये कहती थी ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास भी टाइम था। ठीक है, और इटली का हाल ही देख लीजिए कि इटली में पैसे जो थे, जो डॉलर्स वगैरह जो थे, वो सड़कों पे थे कि भाई इनसे हम इन पैसे से हम कुछ नहीं बचा पाए। ठीक है, ओके, लीव दैट थिंग। तो यही कारण है कि हम क्या कर रहे हैं, नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को फेस करनी पड़ी। क्लियर है? तो इन सब चीजों से जूझने का या इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमें पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमें प्रेजेंट नीड के साथ साथ फ्यूचर नीड का भी ध्यान रखना है। हम अपने प्रेजेंट की नीड को पूरा करने के लिए फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जब कभी भी आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात आ जाए, चाहे वो आपकी इकोनॉमिकल मैनर से हो या किसी भी मैनर से क्यों ना हो, चाहे आप रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, पॉलिटिकल मैनर से बात कर लीजिए, किसी भी लेवल की बात कर लीजिए, उस सिचुएशन में आपको प्रेजेंट नीड के साथ साथ फ्यूचर नीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो हमेशा आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी। इट मींस डेवलपमेंट विच शुड टेक प्लेस without damaging the environment and compromise with the needs of the future generation, it is called sustainable development. Means हमें डेवलपमेंट आज भी करनी है, और we will not compromise with the future generation, क्योंकि एक कहावत है कि जो चीज आपको अभी मिली है, जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं, वो एक अमानत है फ्यूचर जनरेशन की, वो आपके नहीं है। ये एक बहुत बड़े आप कह सकते हो फिलोसफर ने ये बात बोली है कि जो भी चीज आज आपको मिली है विरासत के रूप में, ठीक है, वो एक अमानत है फ्यूचर जनरेशन की, ना कि आपकी। तो आप उसका इनडिस्क्रिमिनेट मैनर से यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने उसको यूटिलाइज कर दिया, अगर आपने उसको खत्म कर दिया, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो नहीं बचेगा। तो जो ये रिसोर्सेज है ना, ये एक आपके पास अमानत है आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन की। ठीक है, अगर आप इस मेथड को यूज करोगे, वो मेथड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, जहां पर हम प्रेजेंट डेवलपमेंट के साथ साथ फ्यूचर डेवलपमेंट को भी देखते हैं और रिसोर्स का इस जुडिशियल मैनर से यूज करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच सके। वो होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? ओके। अब रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट मैनर से यूज होने की वजह से, अभी हमने बात की थी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो इसी तरीके से ब्राजील के अंदर एक समिट होती है 1992 के अंदर, री डी जेनेरियो अर्थ समिट। ठीक है, उसके अंदर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या पूरे ग्लोबल से रिलेटेड, या आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनके बारे में डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये लगातार 2 क्वेश्चन बनेंगे, एजेंडा 21 और ये
और ये दोनों चीज जो है इंपॉर्टेंट है। 1992 के अंदर नियर अबाउट मोर देन 100 जो कंट्रीज थी वो इकट्ठी होती है ब्राजील के अंदर, और वहां पर सबसे पहले वो डिस्कस करती है पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड जो एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको। वो थी आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। मोर देन 100 जो नेशन है उसके अंदर आते हैं। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंदर जो मेन उद्देश्य था, जो मेन एम था, अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है एम क्या था इसका। इसका एम था कि इस वक्त जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। ठीक है, लगातार हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर इस डेवलपमेंट की वजह से हमारे सामने क्या हो रहा है, इस डेवलपमेंट की वजह से हमारे सामने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है। उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ना है। ओजोन लेयर है, अल्ट्रावायलेट रेज से वो हमें प्रोटेक्ट करती है, अगर वो खत्म हो जाती है तो पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम आएगी। तो यही कारण है कि उन सब चीजों से रिलेटेड जो डिसीजन लेने के लिए 1992 के अंदर ब्राजील के अंदर ये सम्मेलन किया गया, और इस सम्मेलन के अंदर जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारी एनवायरमेंट पोल्यूट होता जा रहा है उससे बचने के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनसे कैसे बचा जाए, इसका डिस्कस किया गया। Assembled leaders signed that declaration on global climatic change and biological diversity। जब डिसीजन लिया गया, जब इस प्रोजेक्ट को पूरा तैयार किया गया, तो जहां पर वहां पर जितने भी असेंबल्ड लीडर्स थे उन सब ने उस चीज पे सिग्नेचर किए कि हमारे इस सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की वजह से ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज आता जा रहा है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, उन सब चीजों के से रिलेटेड डिसीजन लिए गए। री डी जेनेरियो ने लास्ट में एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जहां पर एजेंडा 21 था कि 21st सेंचुरी के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करनी है तो आपको एजेंडा 21 क्रिएट करना पड़ेगा, एजेंडा 21 स्टार्ट करना पड़ेगा। अब एजेंडा 21 क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। तो एजेंडा 21 की अगर मैं बात करता हूं, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला इसका मुख्य उद्देश्य था ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर नीड को भी ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, पुअर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीन्स इसके अंदर हमें क्या करना है, वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पुअर्टी से रिलेटेड है, कोई महामारी फैल गई, किसी भी चीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जो कि एक ग्लोबल इशू है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कंट्री ध्यान नहीं देगी, बल्कि कॉमन एंड म्यूचुअल मैनर से सभी के सभी उसके अंदर योगदान देंगे उससे बचने के लिए। ठीक है, और जो मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का वो था कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है वो अपना एजेंडा 21 क्रिएट करेगी और उस एजेंडा 21 को अपने नेशनल एजेंडा 21 से कंपेयर करेंगी। क्या उनका एजेंडा 21 ऐसा तो नहीं है कि वो ग्लोबल या आप कह सकते हो नेशनल एजेंडा 21 से मैच करता है, नहीं करता है, ये सबसे मेन फैक्टर था। ठीक है, तो एजेंडा 21 के अंदर सबसे मुख्य एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिएट करना। ठीक है, इसके लिए जो री डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर 1992 में समिट की गई, तो वो एजेंडा 21 वहां पर तैयार किया गया। और ये एजेंडा 21 एक देश नेशनल लेवल पे ही नहीं करेगा बल्कि लोकल लेवल पे भी करेगा, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू है, चाहे वो डिसीज से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड है, उसका जो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जो है वो पूरा वर्ल्ड करेगा, वो म्यूचुअल मैनर से किया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल पर्टिकुलर कोई पर्सन करेगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हमने देखा है कि हम रिसोर्स लगातार यूज करते जा रहे हैं, रिसोर्स यूज करने की वजह से हमारे रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बार बार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें रिसोर्स को बड़े प्लान्ड मैनर से यूज करना चाहिए। तो इसके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो होगा आपका रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिसोर्स मस्ट बी यूज इन अ जुडिशियल मैनर, या आप कह सकते हो द स्किल एंड आर्ट इन विच रिसोर्स आर यूज इन अ जुडिशियल मैनर, दे आर कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग।
मीन्स रिसोर्स को हमने इस तरीके से यूज किया कि प्रेजेंट नीड पूरी हो गई और साथ ही साथ फ्यूचर नीड के लिए भी बच गए, वो आपकी रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। तो ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है कि व्यक्ति अपनी उस प्लानिंग के माध्यम से कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर नीड भी हमें सामने रख के चलनी है, तो वो जो प्लानिंग होगी रिसोर्स को यूज करने की, वो आपकी रिसोर्स प्लानिंग कहलाएगी। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, रिसोर्स जो है वो अनइवन मैनर से डिस्ट्रीब्यूट है। किसी एक एरिया के अंदर हर एक प्रकार का रिसोर्स मिलता है। किसी एक एरिया के अंदर आपको पर्टिकुलर कोई एक रिसोर्स मिल जाएगा पर दूसरा कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा, और कुछ ऐसे भी है जहां पर कोई भी रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो हमारे, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं या पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, हमें यहां पर फोकस करना है केवल इंडिया के ऊपर, क्योंकि चैप्टर में जो रिसोर्स प्लानिंग है वो इंडिया से रिलेटेड है। बट अगर मैं पूरे वर्ल्ड की भी बात करता हूं, रिसोर्सेज अनइवन मैनर से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, सेम थिंग इंडिया के अंदर है। और अगर हम रिसोर्स की बात करते हैं, अब मेरे पास तो रिसोर्स है, मैं तो उसका भरपूर मैनर से यूज कर रहा हूं, पर ऐसे भी तो सकता है किसी के पास रिसोर्स ना हो, हमें उसे भी तो प्रोवाइड करना है, उसे भी तो डेवलप करना है, क्योंकि वो भी हमारे देश का पार्ट है, क्योंकि हम एक नेशन के अंदर आते हैं। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है डेवलपमेंट का, ठीक है। इन इंडिया मैनी स्टेट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड देयर में बी मैनी स्टेट हु लैक्स पर्टिकुलर थिंग्स। इंडिया के अंदर कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर मिनरल्स जो है ह्यूज अमाउंट में मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी है जहां पर रिसोर्स जो है वो नहीं मिलते, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया इसने झारखंड, वहां पर आपको मिनरल्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं, ठीक है, परंतु जितने वहां पर मिनरल्स हुए उतनी वहां पर इंडस्ट्री क्रिएट हो गई, और जितनी वहां पर इंडस्ट्री क्रिएट हुई उतनी ही वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी वाटर से रिलेटेड, ठीक है। इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट कहां पर गया, नदियों में, ठीक है, नदियों वाला पानी खराब, साथ ही साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अंडरग्राउंड एरिया में जाता है तो वहां पर भी पानी खराब, तो ऐसी ही प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो गई, ठीक है। ये तो बात ये थी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं जहां पर एक रिसोर्स मिलता है पर दूसरा नहीं मिलता। अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की, राजस्थान में आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ह्यूज अमाउंट में मिलेगी, बट देयर इज अ लैक ऑफ वाटर, पानी की वहां पर बहुत ज्यादा कमी है, फर्टाइल लैंड की कमी है, ठीक है। वहां पर एक रिसोर्स ह्यूज अमाउंट में है पर दूसरा कम है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं अरुणाचल प्रदेश की, वाटर रिसोर्स ह्यूज अमाउंट में मिलता है, ठीक है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, माउंटेन एरिया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डाउन है, क्योंकि किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए आपको हर एक प्रकार की फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तब आप जाकर डेवलपमेंट कर सकते हो। नॉर्थन प्लेन की बात करते हैं, फर्टाइल लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आसपास में लगता हुआ अगर हम बात करते हैं तो मिनरल्स भी मिल जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह से। तो जो हमारा नॉर्थन प्लेन इंडिया है वो आपको मैक्सिमम डेवलप एरिया मिलेगा, क्योंकि हर एक फैसिलिटी वहां पर है। पर अगर हमने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात की, वहां पर आपके पास वाटर फैसिलिटी तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो डेवलपमेंट भी आपको देखने को वैसे ही मिलेगी। तो अगर मैं बात करता हूं इंडिया के अंदर कुछ प्लेस ऐसे हैं जहां पर हर एक प्रकार की फैसिलिटी है, पर कुछ ऐसे भी है कि उसमें एक रिसोर्स मिलता है पर दूसरा नहीं मिलता, और कुछ ऐसे भी है जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। लद्दाख में चले जाते हैं, ठीक है, वहां की क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक कंडीशन ही हमें अलाउ नहीं करती कि अगर वहां पर कोई रिसोर्स मिले हम उसका यूज कर लें। यहां हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहां पर जंगल ही जंगल है, तो वहां पर वो प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज है वो अनइवन मैनर से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन बी रिड्यूस और कंप्लीटली इरेडिकेट का मतलब है उन्मूलन करना, खत्म कर देना हमेशा के लिए, ठीक है। खासकर पुअर्टी के लिए यूज होता है, पुअर्टी इरेडिकेशन, पुअर्टी का उन्मूलन करना, खत्म करना, ठीक है, विद द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ये प्रॉब्लम है ना कि भाई किसी एरिया में मिलता है और किसी एरिया में नहीं मिलता, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है प्रॉपर प्लानिंग के माध्यम से। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हो उसके बाद आप हर एक चीज में सक्सेस अचीव करते हो। जैसे कि आज आप 10th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के माध्यम से आज भी पढ़ना शुरू करोगे तो गारंटी देता हूं कि फाइनल एग्जाम तक आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर लोगे, ओके। तो ये था रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग में डेफिनेशन यही रहेगी, द जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग, या द स्किल एंड आर्ट ऑफ द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, इट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। हमें रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी,
अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो फर्स्ट लाइन आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, पहले डेफिनेशन दोगे, दूसरा लिखोगे कि कुछ ऐसे हमारे इंडिया में रिसोर्स अनइवन मैनर से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, कहीं पर सब कुछ है और कहीं पर एक रिसोर्स है दूसरा नहीं है और कहीं पर कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट हमें हर एक की करनी है, तो इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। अगर आप ये 4 पॉइंट रिसोर्स प्लानिंग के कि व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, उसके अंदर ये 4 पॉइंट लिखते हो तो इट्स सफिशिएंट। ओके, आगे देख लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, अ गुड रिसोर्स प्लानिंग इज मस्ट कीपिंग इन माइंड द टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। आपके पास टेक्नोलॉजी है, स्किल है, इंस्टीट्यूशन है, पर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो आप आउटपुट अच्छी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, स्किल भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, सब कुछ है, रिसोर्स भी ह्यूज अमाउंट में है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर प्रॉपर मैनर से डेवलपमेंट करनी है तो प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सिंस इंडिपेंडेंस 5 ईयर प्लान्स, अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 5 ईयर प्लान्स और एनुअल प्लान्स बनाए गए। इन प्लान्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो था, सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट, एग्रीकल्चर को डिसाइड किया गया, और उसके बाद रिसोर्स खत्म होने की कगार पे आए तो रिसोर्स प्लानिंग की बात की गई। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात की गई थी, क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया एक, आप कह सकते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड देश है, कृषि प्रधान देश कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग के दौरान में हमें कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहला काम ये है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में है तो हमें नए अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेज को कि किस एरिया में किस प्रकार का, किस क्वालिटी का रिसोर्स मिलता है। इसके अंदर सर्वे, मैपिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। हमने पर्टिकुलर किसी एरिया का सर्वे किया, सर्वे करने के बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर इस प्रकार का रिसोर्स मिलता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उन 3 कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। क्या टेक्निकल मैनर से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या इकोनॉमिकल फिजिबल है, या कल्चरल मैनर से उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तीनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम उसका यूज करेंगे। तो पहला काम होगा रिसोर्स प्लानिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना ऑल ओवर कंट्री, पूरे देश के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना। उस प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन, इन तीनों को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा, क्योंकि हमने लोकल लेवल पे तैयार किया है, उस लोकल लेवल के जो रिसोर्स प्लान है उसको हम नेशनल लेवल के साथ कंपेयर करेंगे, और उसे कंपेयर करने के बाद देखेंगे क्या इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है। तो ये 3 प्रोसेस है जब कभी भी आप रिसोर्स प्लानिंग करते हो। तो आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द मेन स्टेप्स फॉर द रिसोर्स प्लानिंग, तो उस वक्त आप ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करोगे। रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए आपके पास आप क्या क्या स्टेप उठाओगे, तो उसमें सबसे पहले हमारा काम होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जिसके अंदर आप क्या करोगे, मैपिंग, सर्वे, इन सब के माध्यम से करोगे। दूसरा होगा, रिसोर्स को अगर हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद हम एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, जहां पर टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन के साथ उसे मैच करेंगे, इन सबको उसको अंदर यूज करेंगे, और उसके बाद मैच करेंगे अपने प्लान को नेशनल प्लान के साथ। क्या हमारा जो प्लान है उसकी वजह से जो डेवलपमेंट आती है वो क्या मेरे लोकल लेवल तक आती है, या पूरे इंडिया को या पूरे कंट्री को उसका बेनिफिट होता है या नहीं होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ओके, रिसोर्स प्लानिंग के रिसोर्स के अंदर जो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये तो बात हमने डिस्कस ही कर ली है कि हमें रिसोर्स जो है कंजर्व करने चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे रिसोर्स खत्म होने की कगार पे है, लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। सो इरेशनल कंजप्शन एंड यू कैन से ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इट क्रिएट मैनी सोशल, इकोनॉमिकल एंड यू कैन से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, और वो किसी एक लोकल लेवल पे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होती जा रही है। तो इस तरीके से जुडिशियस मैनर से हमें रिसोर्स का यूज करना चाहिए। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेइंग है महात्मा गांधी की, और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसका डायरेक्टली रिलेट होता है रिसोर्स कंजर्वेशन से। महात्मा गांधी ने कहा है
कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स, नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। मीन्स हमारे पास इतने रिसोर्स हैं कि वो इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है ना, हर एक पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर सकते हैं, पर हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो केवल एक व्यक्ति के लालच को पूरा कर दे। और बाद में लिखा जाएगा जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बाद में क्या लिखा जाएगा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो उसको आपको जस्टिफाई करना है कि रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट के लिए क्यों आवश्यक है, और वो लगातार खत्म क्यों होते जा रहे हैं। हमें ये 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तब आप स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दोगे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो है कि हम हर एक की प्रॉब्लम को पूरा कर सकते हैं, हर एक की नीड को पूरा कर सकते हैं, पर हमारे पास इतने नहीं है कि जिसकी वजह से अगर हम बात करें एक व्यक्ति के लालच को पूरा किया जा सके, ठीक है। यहां पर महात्मा गांधी जो मानते थे, ही थॉट दैट एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट इज द रूट कोज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द ग्लोबल लेवल। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हम बार बार डिस्कस करते जा रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम केवल इसी वजह से क्रिएट हुई है कि हमने टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज कर दिया कि उसका ओवर यूटिलाइज कर दिया, और ओवर यूटिलाइज करने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और लास्ट लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ही बिलीव्ड इन द प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट इन द मास प्रोडक्शन। महात्मा गांधी मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मींस प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो ना, ज्यादा प्रोडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर प्रोडक्शन आप इतनी करो कि वो मैक्सिमम व्यक्ति तक पहुंच पाए, वो उसके फेवर में थे। ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्वेश्चन के रूप में आ सकती है, और आपसे ये क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ये दोनों स्टेटमेंट किसके द्वारा लिखी गई है, किसने बताई है, ठीक है। तो कल जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लैंड एज ए रिसोर्स, ठीक है। आज का लेक्चर केवल इतना ही।